Hello everyone, it is high time we start the video series back. अभी घर में आ गया हूँ तो आई हैव टाइम ऑल्सो. काफ़ी दिन हो गए थे इसको कंप्लीट करे हुए क्योंकि सेशनल्स आ गए थे. सेशनल्स के बाद फिर टाइम ज़्यादा मिला नहीं, फिर सिस्टम का तो हल्का फुल्का करा था. तो कार्डियो था, रेसिपी था, तो रेसिपी को करने का कवर प्लान है आज. रेसिपी में एक्चुअली 4 लेक्चर्स हैं, 49, 50, 51 एंड 52. 49 और 50 हो गए ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, और 51 और 52 हो गए ट्यूमर्स, और हो गए अदर ड्रग्स, अदर डिजीज ऑफ लंग. तो यही 4 लेक्चर्स हैं जिनको आज कवर करने का प्लान है. क्या क्या? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, उसके बाद फिर लंग ट्यूमर्स, और लंग ट्यूमर्स के बाद लास्ट थी तो यही प्लान है. देखते चारों हो पाते हैं या नहीं, हो तो जाएगा ऑब्वियसली. सो वील स्टार्ट विद ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. ओके, शुरुआत करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज से. सो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. 2 टाइप के ब्रोंक्यूल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. उसमें से जो रेस्पिरेटरी होता है वो बाद का होता है, टर्मिनल थोड़ा पहले का होता है. इनके बाद आते हैं एल्वेओलर डक्ट्स और फिर होते हैं एल्वेलाई अपने प्रॉपर. तो एल्वेलाई सैक्स जिसको कहते हैं एल्वेलाई, हम लोग एल्वेओलर सैक्स को ही एल्वेलाई कहते हैं. और एल्वेओलर डक्ट्स हो गए जो कि उस एल्वेलाई तक जोड़ते हैं. एक सिंगल एल्वेलाई का एक सिंगल एल्वेओलर डक्ट होता है. ओके, सो दीज ऑल फोर कंस्टिट्यूट द एसिनस. एक एसिनस एक टर्म है लंग का जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग है, एनाटॉमिकल यूनिट नहीं है. एनाटॉमिकल यूनिट क्या है? एल्वेलाई. बट फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग क्या है? एसिनस. एसिनस में एल्वेलाई और उसके पीछे के 3 चीज़ें जो कि हैं एल्वेलर डक्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एज वेल एज द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. तो ये तीनों और एसिनस और एल्वेलाई को मिला के हम कहते हैं एसिनस. एसिनस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग. ऑलराइट, अब आते हैं एसिनस इज यूज अफेक्टेड इन एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा में क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन होता है एल्वेलर सैक का, और वो रिलैक्सेशन परमानेंट होता है. फिर वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट या अपने नॉर्मल स्टेट में वापस जा ही नहीं पाता कभी कभी एल्वेलाई. सो दैट्स बेसिकली एम्फाइसीमा आगे आएगा. सो दीज आर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. ओके, लेयर्स हो गए. लेयर्स की बात करते हैं तो म्यूकोसा हो गया, सब म्यूकोसा हो गया, मस्क्यूलैरिस हो गया और कार्टिलेज लेयर हो गया. कार्टिलेज लेयर है, याद रखना एल्वेलाई में. ऑब्वियसली यहाँ पे बोन तो होगा नहीं लंग में. सो क्या क्या है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, कार्टिलेज एंड म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, कार्टिलेज, और बीच में हो गया एक मसल. सो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलैरिस एंड कार्टिलेज. म्यूकोसा में फिर आ गया एपिथेलियम, लैमिना प्रोपरिया और मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा. एपिथेलियम हो गया सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार. सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार होता है हर जगह एल्वेलाई में, एक्सेप्ट कहाँ नहीं होता. तो पहले तो हो गया वोकल कॉर्ड में. वोकल कॉर्ड में स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया. एल्वेलाई में हो गया टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. एल्वेलाई में हो गया क्या? टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. और उसके बाद वोकल कॉर्ड में क्या हो गया? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस. ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस हो गया वोकल कॉर्ड में. और एल्वेलाई में हो गया टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट. ठीक है, ये हो गया सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार. सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार. ओके, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार हो गया एपिथेलियम म्यूकोसा में. इसके बाद हो गया लैमिना प्रोपरिया और हो गया मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा. सो एपिथेलियम हो गया, फिर क्या हो गया? लैमिना प्रोपरिया और हो गया मस्क्यूलैरिस प्रोपरिया, मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा. और एक और मस्क्यूलैरिस लेयर है जो कि बाद में. तो ये हो गया म्यूकोसा. म्यूकोसा के बाद आ गया सब म्यूकोसा. यहाँ पे बेसिकली होता है फैट और ग्लैंड्स. सब म्यूकोसा में होता है ग्लैंड्स. फिर हो गया मस्क्यूलैरिस लेयर, और सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर है कार्टिलेज. सो म्यूकोसा में हो गया एपिथेलियम, लैमिना प्रोपरिया और मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा. एपिथेलियम होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार जो कि बेसिकली एक रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इन जनरल होता है बॉडी का. बट सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार कहाँ नहीं होता. तो एल्वेलाई को जो लाइन करता है वो क्या है? वो है टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है दोनों. न्यूमोसाइट्स हो गए और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आता है एक जगह पे वोकल कॉर्ड्स में. ठीक है, सो वो ध्यान रखना है. अब आते हैं एल्वेलाई प्रॉपर पे. एल्वेलाई में कौन से 2 न्यूमोसाइट से लाइंड है? टाइप 1 एंड टाइप 2. ऑलराइट,
टाइप 1 होता है वो वही होता है मेन, और जो टाइप 2 होता है वो सर्फेक्टेंट रिलीज़ करता है। सर्फेक्टेंट क्या था? डाइपेनिटाइल कोलिन। तो वो जो पढ़े थे हम लोग वही है सर्फेक्टेंट। ऑलराइट, तो टाइप 1 सर्फेक्टेंट है, टाइप 2 सर्फेक्टेंट्स हो गए। टाइप 1 सर्फेक्टेंट्स आर स्क्वैमस एंड दे आर लेस प्रोमिनेंट एंड दे आर 95% इन द नंबर्स। टाइप 2 जो है वो थोड़ा कम है, 5% है नंबर में, बट इट्स मोर प्रोमिनेंट, हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ द सर्फेक्टेंट्स and also helps in the healing. So type 2 pneumocytes are important because they help in the healing. Okay, type 2 pneumocytes are important because they help in the healing. Alright, फिर आता है pores of Cohen. Pores of Cohen are nothing but a term which you have to learn कि ये alveoli दो एक आधे alveoli के बीच में होते हैं. Okay, which help in the diffusion of oxygen and other materials. It will help in the diffusion of oxygen and other materials. Pores of Cohen. इसके बाद आते हैं COPD. Chronic obstructive pulmonary distress या फिर chronic obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease। ऑलराइट, इसमें फिर आ गया ब्रोंकियल अस्थमा, फिर हो गया chronic bronchitis, फिर हो गया एम्फाइसीमा, फिर हो गया ब्रोंकिएक्टेसिस। तो क्या क्या आ गया? ब्रोंकियल अस्थमा, फिर क्या हो गया? chronic bronchitis, ब्रोंकियल अस्थमा के बाद हो गया chronic bronchitis, फिर क्या हो गया? एम्फाइसीमा, फिर क्या हो गया? ब्रोंकिएक्टेसिस। तो क्या क्या आ गया? चारों, ब्रोंकियल अस्थमा, फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है कि 3 महीने तक खांसी हो रखा है, फिर 2 साल से ऑन एंड ऑफ खांसी हो रखा है, तो दैट्स कॉल्ड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहने का मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया ब्रोंकर का। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कोई डिजीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट कि कफ आ रहा है क्योंकि आइटिस हो गया ब्रोंकाई का, तो इसको कहते हैं क्रॉनिक, यानी देर तक है, काफ़ी देर से। इट्स अ ब्रोंकाइटिस, सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, फिर आगे आते हैं। तो पहले तो अस्थमा, फिर हो गया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फिर हमने डिस्कस कर रखा है हल्का सा एम्फाइसीमा भी। एम्फाइसीमा क्या है? एल्वेओलाई का वो एसिनस, उसमें फंक्शन यूनिट ऑफ लंग खराब हो जाता है, और उसमें स्मोकिंग वोकिंग सब में है, और पता चलेगा आगे। और फिर हो गया ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस चौथा है जो कि लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या है? इरिवर्सिबल एनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियल। सो टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद क्या था? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एंड आफ्टर दैट वी हैड द थर्ड वन विच वाज alveolar duct, and the fourth one or the last one was the alveoli itself. So this was called the acinus or the functional lung. यहाँ पे कह रहे हैं कि टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद there is a permanent or irreversible enlargement of the alveoli. वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ ही नहीं पाता, फूला रह जाता है विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स विदाउट फाइब्रोसिस। यहाँ पे फाइब्रोसिस नहीं होता, यहाँ पे ढील ढाल हो जाता है। ऑलराइट, फाइब्रोसिस का एग्जैक्ट उल्टा होता है एम्फाइसीमा में। ऑलराइट, समझ रहे होंगे, तभी तो लूज सा वो फैल गया। ओके, और फिश। ओके, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स हो गया। पैथोजेनेसिस 2 है, इलास्टेज है। अगर उसका तुम्हारे पास एक्टिविटी बढ़ गया तो इलास्टिक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएगा एम्फाइसीमा का इलास्टेज के बढ़ने के कारण, या फिर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के बढ़ने के कारण। और तो वो भी आगे जाके इलास्टेज को ही बढ़ाता है, क्योंकि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन भी अगर बढ़ेगा घटेगा तो वो आगे जाके अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, देखो एंटी है तो इट्स एंटीट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज़ अ प्रोटीन, राइट? सो इट्स बेसिकली कि ये प्रोटीन को बढ़ाएगा। ओके, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इट विल डिक्रीज एंटी प्रोटीएसेस। सो प्रोटीन को और बढ़ाएगा, ट्रिप्सिन को घटाएगा, बट बाकी प्रोटीन्स को ये घटाएगा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। सो एंटी प्रोटीएसेस के अगेंस्ट हो गए, यानी प्रोटीएज है एक्चुअली। सो इलास्टेज जो प्रोटीन है उसको बढ़ा देगा, कौन? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का डेफिशिएंसी होगा तो ये होगा। अगर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का एक्सेस हो गया तो फिर वो तो इलास्टेज को खा जाएगा ना, क्योंकि वो एंटी प्रोटीएज है। बट अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का डेफिशिएंसी हो गया तो प्रोटीन को मारता है वो। अब ये कम है तो प्रोटीन को नहीं मार पाएगा। एंटीट्रिप्सिन का मतलब हो गया एंटी प्रोटीन। एंटी प्रोटीन मतलब एंटी इलास्टेज, एंटी ट्रिप्सिन, एंटी प्रोटीन, तीनों प्रोटीन है। ओके, प्रोटीन क्या क्या है? ट्रिप्सिन और इलास्टेज। तो अगर एंटी ट्रिप्सिन नाम में दे रखा है, इट मीन्स इट्स एंटी इलास्टेज एज वेल। और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई तो इलास्टेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्रोटीन एंटी प्रोटीएज है। और ये अगर कम हो गया एंटी प्रोटीएज
तो प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स बेसिकली इट, कि कहना चाह रहा है कि ट्रिप्सिन जो है उसको सॉरी इलास्टेज जो है उसको बढ़ा देगा, एंड इलास्टेज बढ़ेगा तो अपने को पता ही है एम्फाइसीमा हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्व द्वारा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा पे। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा में आगे सबसे पहले सेंट्री लोब्यूलर और सेंट्री एसिनार। ठीक है, इसमें हो गया डायलेटेड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बट एयर डक्ट्स एल्वेओलर sacs are spared. Most common type of acina clinically, most common smoking as well. Central lobular और central acina ये हो गया most common या most associated emphysema with the smoking. इसमें वही terminal bronchial के बाद होगा, यानी respiratory bronchial होगा। यहाँ पर respiratory bronchial का तरीके हो जाएगा, but air ducts alveolar sacs are spared. Usually affects upper lobe of lungs. फिर हो गया pan acinar और फिर paraceptal और इरेगुलर। ठीक है, पारासेप्टल आ गया, डिस्टल एसिनार, डिस्टल एसिनार हो गया पारासेप्टल, और पैन एसिनार हो गया ऑल ब्रोंक्यूल्स डक्ट्स एंड एल्वेओलाई। ऑल ब्रोंक्यूल्स मतलब रेस्पिरेटरी एंड टर्मिनल बोथ, दैट्स पैन एसिनार। सेंट्रल लोब्यूलर फिर सेंट्री एसिनार, उसके बाद हो गया पैन एसिनार। पैन एसिनार के बाद हो गया पारासेप्टल, या फिर पारासेप्टल का दूसरा नाम हो गया डिस्टल एसिनार। और इरेगुलर में, इरेगुलर आता है बाद में, वो होता है ऑटोप्सी के बाद। ऑटोप्सी में दिखता है काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर, जिसमें कोई भी पार्ट हो जाता है ख़राब असाइनर का। और इरेगुलर का एक्चुअली रिलेशन मेनली फॉरेंसिक के साथ है, क्योंकि डेड बॉडी को जब हम क्या कहते हैं वो कराते हैं ना, राइट, ऑटोप्सी, सो उसमें सबसे ज़्यादा लंग में ये दिखता है इरेगुलर में। ओके, फिर आ गया पैरासेप्टल या फिर डिस्टल एसिनार। डिस्टल एसिनार इज अफेक्टेड सेंट्रल स्पेयर्ड एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। पैरासेप्टल इज एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। हिस्टोलॉजी में हो गया कि ब्रोकन सेप्टा या फिर एल्वेओलर वॉल्स, हो गया फ्लोटिंग सेप्टा। क्लिनिकली हो गया बैरल शेप चेस्ट, फ्लैटेंड डायफ्राम इन द पेशेंट्स आर कॉल्ड एज पिंक पफर। वाई? बिकॉज नो साइनोसिस। इसमें साइनोसिस नहीं दिखेगा। ठीक है, एम्फाइसीमा में साइनोसिस नहीं दिखता। साइनोसिस कब होता है? राइट, जब डीऑक्सीजेनेटेड हीमोग्लोबिन तुम्हारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा होता है। साइनोसिस इज जस्ट दैट, नथिंग एल्स। आई थिंक द वैल्यू ऑफ दैट इज 5 grams per deciliter इन द बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑलराइट, उससे ज़्यादा होता है, आई थिंक इट्स कॉल्ड साइनोसिस। सो ब्लड डिस्कलेशन ऑफ द फिंगर्स, म्यूकोसा, और फिजिकल फीचर्स तो होगा ही, ब्लू बेसिकली। सो साइनोसिस यहाँ पे नहीं मिलेगा, लंग का कैपेसिटी घट जाएगा मे बी, बट ऐसा नहीं है कि एक्सपीरेशन नहीं हो पा रहा CO2 का, वो हो पाएगा। ठीक है, सो साइनोसिस इज नेवर सीन इन एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के पेशेंट्स में दैट्स नेवर सीन। ओके, क्लिनिकली हो गया बैरल शेप चेस्ट। ओके, बैरल शेप चेस्ट दिखेगा एज कोप अप मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। राइट, बॉडी कोप अप करना चाह रहा है क्योंकि वो कांड हो गया, राइट, तो बॉडी इज ट्राइंग टू कोप अप, सो उसके कारण बैरल शेप चेस्ट दिखेगा। और क्या दिखेगा? पेशेंट्स विद फ्लैटेंड डायफ्राम, क्योंकि देखो फ्लैटेंड डायफ्राम कब मिलता है? फ्लैटेंड डायफ्राम इज यूजुअली सीन व्हेन द पेशेंट इज लाइक फुल्ली इनहेल्ड, राइट, इट्स इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। डायफ्राम यूजुअली इन द नॉर्मल पोजिशन इज कन्वेक्स, बट जब वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्सेशन कन्वेक्स होता है, कंट्रैक्ट करता है, देन बिकम्स फ्लैटेंड हॉरिजॉन्टली, राइट, और इंफीरियरली डिस्प्लेस होता है एंड इट्स हॉरिजॉन्टल फॉर दैट टाइम। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्लैटेंड डायफ्राम एट रेस्ट है। इसका मतलब लंग को ज़्यादा वॉल्यूम कंपनसेट करने के लिए डायफ्राम बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार, और इस एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण थोड़ा डायफ्राम फ्लैटेंड स्टेट में हल्का सा नॉर्मली भी जा चुका है। रेस्ट में ऐसा है बट, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है, बट अब क्या है कि वो थोड़ा सा फ्लैटेंड ही हो गया है पहले से, क्योंकि उसका वही कोपअप है, करते 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 हो ही गया। बिकॉज फिजियोलॉजिकल मेंटेन करना इक्विलिब्रियम बॉडी को, बट ये एक हो गया तरीका जिससे हम कह सकते हैं फ्लैटेंड डायफ्राम क्यों हो सकता है एम्फाइसीमा में। सिमिलरली बैरल जेस्चर तो वो भी होगा, बिकॉज वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम बढ़ाने का थोड़ा तो कोशिश करेगा ना बॉडी, थोरेसिक कैविटी यानी। ठीक है, और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, साइनोसिस नहीं होता।
इसीलिए हमें नहीं कहते हैं रेड पफस, द पेशेंट विल बी रेड नॉट ब्लू। बाकी में ब्लू दिखेगा क्योंकि CO2 नहीं निकल पाएगा खून से, लंग का यहाँ पे निकल पाएगा। सो इट्स बेसिकली पिंक पफर, रेड पफर, पिंक पफर, पिंक पफर, द पेशेंट विल बी पिंक पफर, नो साइनसिस। Alright, next. So this was emphysema. Then we have chronic bronchitis, and then we have bronchial asthma, and lastly but not the least we have bronchiectasis. Alright. So बात है chronic bronchitis में, it's basically inflammation. There's nothing special about this disease. In fact, Robbins ने खुद इतना घटिया definition दे रखा है. Robbins has said कि repeated cough, okay. और ये कफ दो टाइप के होते हैं, याद रखना, प्रोडक्टिव कफ एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव बोले तो जिसमें कफ एक्चुअली आ रहा है, नॉन प्रोडक्टिव मतलब ड्राई कफ, यू आर कॉफिंग बट दस नथिंग हैपनिंग। यहाँ पे प्रोडक्टिव कफ है। अब प्रोडक्टिव कफ का मतलब क्या समझ रहे हो, दिस म्यूकस और म्यूकस और वाटरी कफ, राइट। सो अगर वाटरी कफ बन रहा है इट मीन्स कि बॉडी ने चाह करके कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन करा है म्यूकस का, और ये कहाँ होता है, ग्लैंड्स में। म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड इन द ग्लैंड्स, सबम्यूकोसा ग्लैंड्स। एल्वेओलाई में हमने पढ़ा है सबम्यूकोसा में ग्लैंड्स होता है, राइट। म्यूकोसा में एपिथेलियम होता है, और एपिथेलियम का भी एक सेक्शन दो जगह है, वोकल कॉर्ड और वो। फिर सबम्यूकोसा में ग्लैंड होता है। इसके अलावा मस्कुलरिस और कार्टिलेज लेयर्स भी थे, याद है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोडक्टिव कफ बन रहा है फॉर द पास्ट 3 months और एटलीस्ट 2 years इन द लाइक एब्सेंस ऑफ अदर, है ना। तो अगर एब्सेंस हो रहा पका है, अगर काउज नहीं में चल पा रहा तो 2 साल से, ओके। और अगर 3 महीना तो कम से कम पिछला होना ही चाहिए। सो इट्स कॉल्ड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्या वाहियात डिजीज है, राइट। इसका मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल है ट्यूबरकुलोसिस। TB भी हम लोग शायद आगे पढ़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे है, ओके। TB is easy, right? It's very easy. Okay, 90% of smokers, which irritates the mucosa, mucus gland hypertrophy occurs, increased mucus production, which will cause increased read index. अब read index क्या है? Read index is basically used by radiologists in clinical scenarios. और read index का मतलब क्या होता है? देखो, जो 4 लेयर्स थे, राइट। सबसे बाहर वाला था एपिथेलियम, यानी म्यूकोसा में फिर 3 लेयर्स आ गए, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसी। तो ये 3 लेयर्स में भी सबसे बाहर हो गया एपिथेलियम, राइट। अब इस एपिथेलियम और जो अंदर सब म्यूकोसा में जो ग्लैंड है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ओके, वो डिस्टेंस जो है देखो, एपिथेलियम से लेके कार्टिलेज 4 लेयर हो गया ना। एपिथेलियम या म्यूकोसा, बेड म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और कार्टिलेज। सो म्यूकोसा से कार्टिलेज 4 लेयर हो गए ना। सो म्यूकोसा से कार्टिलेज पूरा जो एक लेंथ है वो, और जो म्यूकोसा में जो एपिथेलियम है वहाँ से लेकर कार्टिलेज एक ईयर लेंथ हो गया, टोटल लेंथ। मोटा देखा जाए तो तुमने पूरा का पूरा जो वो है म्यूकोसा का, क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी, पूरा का पूरा एक इसको पकड़ रखा है, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया। तो म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और फिर कार्टिलेज, राइट। तो ये एक पूरा लेंथ हो गया, वहाँ से वहाँ तक का इमेजिन करो। और एक लेंथ होगा सिर्फ और सिर्फ सब म्यूकोसा का। सब म्यूकोसा में जो थिकनेस है म्यूकस ग्लैंड का, वही सब म्यूकोसा है, राइट। सो कह लो लगा के म्यूकस ग्लैंड जो कि सब म्यूकोसा में है, उसकी थिकनेस सिर्फ और सिर्फ सब म्यूकोसा की, और टोटल थिकनेस पूरा ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, ये दोनों थिकनेसेस का रेशियो, यानी कि सब म्यूकोसल लेयर या ग्लैंड्स का जो थिकनेस है अपॉन टोटल लेंथ, दैट्स बेसिकली रीड इंडेक्स। एंड द नॉर्मल वन इज 0.4, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी तुम्हारा वो है लेंथ, तो 0.4 सेंटीमीटर इज जस्ट द सबम्यूकोसल ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूसेस म्यूकस। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, एक्सट्रीमली हाई म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है, बंदे को खांसी पे खांसी प्रोडक्टिव कफ आ रहा है। He will be presenting to you in your hospital with 3 months of regular cough और on and off for past 2 years।
इफ़ डिफरेंशियल इज नॉट मेड। और इसका मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल है क्या है इन जनरल? ट्यूबरक्लोसिस। ओके, इस क्रॉनिक कफ को ही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस लाके देखो तो वही हुआ ना। नाउ अब हुआ सबम्यूकोसा का लेंथ अपॉन टोटल लेंथ ऑफ ये हो गया 0.4। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकोसा बहुत ज़्यादा म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तभी तो प्रोडक्टिव कफ निकल रहा है। प्रोडक्टिव कफ का मतलब म्यूकस बहुत ज़्यादा है। म्यूकस कब ज़्यादा होगा? जब ग्लैंड्स जो है सब म्यूकोसा में, वो म्यूकस ग्लैंड्स इन द सब म्यूकोसा, नॉट म्यूकोसा। ओके, म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, याद रखना। सिक्रीट तो उनका लेंथ बढ़ जाएगा। सो रीड इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन 0.4 ओवर हेयर। ठीक है, ये हो गया छोटा सा कंसेप्ट था 5 मिनट का, दैट वाज इट। और हाँ, यहाँ पे गॉबलेट सेल, क्योंकि गॉबलेट सेल भी क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअली साइज भी बढ़ेगा हल्का सा टोटल सेल का, क्योंकि म्यूकस का साइज बढ़ रहा है ना, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को थिकनिंग रखना पड़ेगा ताकि अटैच करके रख सकें। ऊपर से शायद ब्लड सप्लाई वगैरह भी बहुत ज़्यादा आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ही, तो मे भी उसके कारण बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकर कर रहा है, या बेसमेंट मेम्ब्रेन भी ग्लैंड्स के साथ थोड़ा ऐसा रीच करने की कोशिश कर रहा है चेंजेस को। ऑलराइट, कोई बड़ा बात नहीं है, 2 चीज़ें, गॉबलेट सेल हाइपोप्लेसिया एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग। ठीक है, तो यही था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो हमने कर लिया एम्फीसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब आते हैं सबसे इजी, आस्थमा। आस्थमा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ रीड इंडेक्स नॉर्मल है, यानी कि रीड इंडेक्स अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट बोले आस्थमा में नॉर्मल है, इसका मतलब सीधा सीधा आस्थमा। ठीक है, पर रीड इंडेक्स नॉर्मल है तो इससे क्या कन्फर कर सकते हो? टोटल लेंथ का तो पता नहीं, बट म्यूकस ग्लैंड का लेंथ यानी सब म्यूकोसा मोर और लेस बाई टोटल लेंथ इज अ कांस्टेंट। तो यानी कि म्यूकस ग्लैंड तो ज़्यादा हो नहीं रहा, तो यानी कि म्यूसिन तो या म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो नहीं रहा, तो इट्स नॉट रियली अबाउट म्यूकस हियर। कॉमन सेंस से रीड इंडेक्स नॉर्मल से ये तो पता चल गया। रीड इंडेक्स से म्यूकस का बहुत लेना देना है, कि ग्लैंड ऑफ सब म्यूकस ग्लैंड्स का लेंथ बढ़ जाएगा ना, तो वही। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो ये तो पता चल गया अपने को। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? एलर्जी। कॉमन टर्म है एलर्जी टाइप 1। ठीक है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवेज एज देयर इज रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज एंड देयर इज एयरवे रीमॉडलिंग, है ना। सो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है एंड एयरवेज का इन्फ्लेमेशन एंड एयरवे रीमॉडलिंग हो रहा है। सो कंस्ट्रिक्शन आ रहा है क्योंकि, अच्छा, आस्थमा है क्या? पहले तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, जो कि है लेक्चर नंबर 49 ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज 14। अब उसमें आगे 4 क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पहले एम्फीसीमा है, फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, फिर आस्थमा और ब्रोंकिएक्टाइटिस। तो चारों क्या होगा? इट्स जस्ट अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, राइट। सो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। एम्फीसीमा ऑब्स्ट्रक्शन किस बात का हो रहा था? क्योंकि वो हो रहा था एयरवे में, टर्मिनल एयरवे के बाद रेस्पिरेटरी एयरवे डक्ट और सैक बड़ा हो जा रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा था? क्रॉनिक म्यूकस के कारण ब्लॉक हो जा रहा था। अब आते हैं लास्टली बट नॉट द लीस्ट आस्थमा। इसमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हुआ तो एलर्जी के कारण इन्फ्लेमेशन हुआ। अब इन्फ्लेमेशन हुआ तो ब्लॉकेज हो गया। इन्फ्लेमेशन हुआ एलर्जी के कारण, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को ही एलर्जी कहते हैं। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हुआ एयरवेज का, कोई भी चीज़ के कारण मे भी एलर्जन, तुम एलर्जिक हो किसी चीज़ को लेकर के, जैसे कि वो क्या कहते हैं, वो मिस्ट आता है ना, मिस्ट इन द एयरवे, और वो स्पोर्ट्स होते हैं, पॉलन होते हैं, स्पेशली समर स्प्रिंग एंड ऑटम, राइट। ऑटम में लीव्स का वो डस्ट, स्प्रिंग में पॉलन जो होता है, उसके कारण एयरवे में डस्टी एरियाज
सैंडी एरियाज, डिजर्ट्स, फैक्ट्रीज। हालांकि वो तो आएगा रिस्ट्रिक्टिव में ज़्यादा है, वो सब इधर नहीं है। इधर बस सिंपल एलर्जी बोले तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शंस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है, तो टाइप 1 रिएक्शन। हाइपर रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ एयरवेज एज देयर इज रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और एयरवे बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल। अब रीड इंडेक्स नॉर्मल है, और क्या पैथोजेनेसिस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी अगर एक शब्द में बोला जाए तो इसका जेनेटिक कंपोनेंट क्या क्या हो गया, जीन ऑफ फॉर एटोपी इज ऑन क्रोमोसोम 6, क्रोमोसोम 5, जीन फॉर एटोपी इज ऑन क्रोमोसोम 5, polymorphism in interleukin 13 and ADAM 33 gene, polymorphism in interleukin 13 and ADAM 33 gene, okay, increased YKL-40 associated with increased severity of bronchial asthma। YKL-40 एक molecular protein है, वो बढ़ेगा तो आस्थमा बढ़ेगा। So gene for atopy present on chromosome number 5, polymorphism is in interleukin 13 and ADAM 33 gene matrix metalloprotein, ADAM 33 gene matrix metalloprotein, increased YKL-40 associated with increased severity of bronchial asthma। पैथोलॉजी में आ गया क्या, स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी में 3 चीज़ें देखेंगे। स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी बोले तो अच्छा 3 तो फालतू चीज़ें हो गई मॉलिक्यूलर लेवल पे, YKL-40 बढ़ेगा, और कौन से जीन्स पे ये क्रोमोसोम 5 पे होता है ये कोड, एंड 33 ADAM 33 एक जीन है कॉम्प्लेक्स, उस पर कोड होता है। फिर हो गया क्रोमोसोम 5, और फिर इंटरल्यूकिन 13 और ADAM 33 जीन मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीन, ये बस जीन का नाम है, ADAM 33 जीन मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीन, ओके। और इंक्रीज YKL-40 हो गया एसोसिएटेड विद इंक्रीज सिवियरिटी ऑफ ब्रोंकियल आस्थमा, इंक्रीज YKL-40 हो गया एसोसिएटेड विद इंक्रीज ब्रोंकियल आस्थमा। पैथोलॉजी स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी हो गया, कर्शमैन स्पाइरलिस, क्रियोला बॉडीज, और एक और चीज़ होता है चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। ये सारे के सारे स्प्यूटम के माइक्रोस्कोप में दिखेगा। स्प्यूटम को अगर स्टडी करोगे तो चारकोट लेडन क्रिस्टल्स मिलेंगे, क्रियोला बॉडीज मिलेगा, सब आस्थमा, सब आस्थमा। क्रियोला बॉडीज मिलेगा, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स मिलेगा, और कर्शमैन स्पाइरल्स, ओके। कर्शमैन स्पाइरलिस नाम से ही सुनने आ रहा है स्पाइरलिस, तो इट्स अ वर्ल्ड म्यूकस लेयर, ओके, प्लग्स हो गए, वर्ल्ड म्यूकस प्लग्स। चारकोट लेडन क्रिस्टल्स विल बी कंपोज्ड ऑफ eosinophilic membrane protein called galactin 10, charcoat laden proteins will be associated with galactin 10, okay, charcoat laden crystals will be associated with galactin 10. Lastly but not the least we have crayola bodies, which would be a slowed mucous membrane, mucous epithelium, ये होता है क्रियोला बॉडीज। हिस्ट्री में आता है द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एयरवे रिमॉडलिंग। हिस्टोलॉजी में इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, लैमिना प्रोप्रिया विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स, स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी, सब म्यूकोजल ग्लैंड हाइपरट्रोफी, गॉबलेट सेल हाइपरप्लेशिया, नॉट ओनली दिस बट देयर इज अ थिकन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सारे के सारे हो गए हिस्टोलॉजी में। थिकन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, और लैमिना प्रोप्रिया विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स, थिकन बेसमेंट मेम्ब्रेन, सबम्यूकोजल ग्लैंड हाइपरट्रोफी एंड स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी। फिर आता है ब्रोंकिएक्टेसिस। अब नॉर्मल परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स कॉजेज either congenital और acquired। देन कंजेनिटल में आ गए अपने कार्टा जेनर सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस। कार्टा जेनर सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज इमोटाइल सीरिया सिंड्रोम और प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। डिफेक्ट इन डायनिन आर्म ऑफ सीलिया। ट्रायड इज ब्रोंकिएक्टेसिस, साइनोसाइटिस एंड साइटिस इन्वर्टिस और डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये हो गया कार्टाजीनर सिंड्रोम। कार्टाजीनर सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमोबाइल सीलिया सिंड्रोम और प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। इमोबाइल सीलिया सिंड्रोम और प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, दैट्स बेसिकली कार्टाजीनर सिंड्रोम, ठीक है। सो दिस कार्टाजीनर सिंड्रोम एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस इन द कंजेनिटल। इन द acquired one we have again obstruction and infection। ऑब्स्ट्रक्शन में फिर आगे फॉरेन बॉडी एंड ट्यूमर और इन्फेक्शन हो गया। तो अक्वायर्ड में ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन आ गया। कंजेनिटल या फिर जेनेटिक में आ गया कार्टाजेनर सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस। कार्टाजेनर सिंड्रोम में हो गया फिर ऑल्सो नोन एज इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम
और प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। डिफेक्ट इन डायनिंग आर्म ऑफ सीलिया, ट्रायड हो गया ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस एंड साइटस इन्वर्टस और अदर हिस्ट्री डेक्स्ट्रोकार्डिया। मेल एंड फीमेल infertility may also be present. Lower lobes bilaterally are usually affected when we put a probe in this dilated spaces. Okay, in a normal probe stops 2 to 3 centimeters before pleura. If my patient has bronchiectasis, the probe will reach the pleura. Complications क्या क्या है? Lung abscesses, brain abscesses, emphysema, amyloidosis. Amyloidosis presents from the serum amyloid associated in liver. Abnormal permanent dilatation of bronchi and bronchioles is called bronchiectasis. Abnormal permanent dilatation of bronchi and bronchioles. Reasons क्या क्या हो गए? Acquired and congenital. फिर acquired and congenital में भी हो गए अलग अलग types. Acquired में हो गए दो, Carter-Ginn syndrome and cystic fibrosis. Cystic fibrosis will lead to bronchiectasis, and Carter-Ginn syndrome shall also lead to bronchiectasis. कार्डाजेनिक सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? सीलिया, इमोबाइल सीलिया सिंड्रोम या फिर प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया। डिफेक्ट इन डायनिंग आर्म ऑफ सीलिया, डिफेक्ट इन डायनिंग आर्म ऑफ सीलिया। ट्रायड में हो गया क्या? ब्रोंकाइटिस और क्या हो गया? साइनसाइटिस एंड साइटस इन्वर्टस। साइटस इन्वर्टस इज फॉर डेक्स्ट्रोकार्डिया। ब्रोंकाइटिस और साइनोसाइटिस और साइटस इन्वर्टस और साइनोसाइटिस इन्वर्टस का दूसरा हो गया डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ब्रोंकाइटिस हो गया एक, तो दूसरा हो गया साइटस इन्वर्टस फॉर द डेक्स्ट्रोकार्डिया, और तीसरा हो गया क्या? तीसरा हो गया साइनोसाइटिस। सो दीज थ्री आर द सेम इन द कार्टाजेनर सिंड्रोम. Cartagener is important, also known as immobile celiac disease. Immobile celiac syndrome or primary ciliary dyskinesia. Primary ciliary dyskinesia or immobile celiac syndrome. Alright, bronchiectasis, situs invertus और bronchiectasis, situs invertus और dextrocardia यानी कि situs invertus और bronchiectasis, साइटस इन्वर्टस और डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइनोसाइटिस. तो साइनसेस कहते हैं मैक्सिलरी साइनस, मैंडिबुलर साइनस और फ्रंटल साइनस. सो दैट्स इट. ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या है? परमानेंट डायलेटेशन ऑफ द टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बोथ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ब्रोंकिएक्टेसिस इज एन एक्वायर्ड एंड कंजेनिटल, राइट. कंजेनिटल में फिर आ गया अपना दो. कंजेनिटल में क्या क्या आ गया? दो. पहले तो आ गया अपना कार्टाजेनर और दूसरा आ गया सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो सिस्टिक फाइब्रोसिस विल ऑल्सो लीड टू ब्रोंकिएक्टेसिस. कार्टाजेनर फिर आ गया अपने क्या? कार्टाजेनर में आ गया अपने उसी को पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं, सिस्टिक फाइब्रोसिस इधर नहीं है. और एक्वायर्ड में फिर हो गया ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन. प्रॉपर ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज हो सकता है फॉरेन बॉडी और राइट ट्यूमर एक्सेट्रा. लोअर लोब को अगर हम लोग बायलैटरली यूजुअली इफेक्ट करेगा. व्हेन यू पुट अ प्रोब, देन अगर वो इंसान इफेक्टेड है देन इट्स स्टॉप बिफोर इट रीचेज द प्लूरा. बट इफ देयर इज अ प्रॉपर ब्रोंकिएक्टेसिस, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, सो वहीं पर रुक जाएगा ना. बट नॉर्मल पर्सन में 2-3 सेंटीमीटर घुसेगा तो प्लूरा के पहले जाएगा, वो 2-3 सेंटीमीटर पहले रुकेगा. बट अगर ब्रोंकिएक्टेसिस है तो वो प्रॉपर अंदर जाएगा क्योंकि प्लूरा डैमेज हो जाएगा. ठीक है. मतलब प्लूरा में भी 2 टाइप के प्लूरा होते थे, याद है? पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा. एनाटॉमी याद है? फिर उसमें भी विसरल में फिर 4 होते थे, एंटीरियर, सुपीरियर, inferior, rather medial and वो वाला. So वो भी याद रखना है थोड़ा थोड़ा. Okay, anyways, if my patient has bronchiectasis, the probe will reach the pleura. If he does not have bronchiectasis, it shall reach or it shall stop 2-3 centimeters before the pleura. But bronchiectasis में होता क्या है? Permanent dilatation of the bronchi and bronchioles. Complications are lung abscesses, brain abscesses, emphysema, amyloidosis. Not that important, I think. Bronchiectasis का basically main मतलब क्या है? Congenital और acquired, right? Congenital में होगा cystic, मतलब genetic, right?
सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट हो गया अपना द फेवरेट वन, कार्टाजेनस सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड कार्टाजेनस सिंड्रोम। सो अगर ये दोनों हो रखे हैं तब तो जाओ तुम मटेरियल लेने, बट अगेन दिस acquired भी हो सकता है bronchiectasis. That's it. Bronchiectasis and bronchitis are very usual disease. अपने भी काम आस्थमा और एम्फाइसीमा से। एक बार एम्फाइसीमा हो जाए, एम्फाइसीमा में क्या क्या होता है? पहले तो 4 टाइप के एम्फाइसीमा, अल्फा 1 एंटीडिप्सिन डेफिशिएंसी या फिर इलास्टेज की ओवर एक्टिविटी के कारण, जो कि स्मोकिंग के कारण होती है। इसके अलावा अगर टाइप्स में मेनली कौन सा टाइप है? सेंट्रोलोबुलर सेंट्रोसिनार, जिसमें कि टर्मिनल को छोड़ के सारे के माबेन एक हो जाते हैं, राइट। स्मोकिंग से सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड वही है, अपर लोब्स को जो ज़्यादा सा वो करता है, और यही है। फिर पैन एसिनार हो गया, फिर पारासेप्टल या फिर डिस्टल एसिनार हो गया, लास्ट में हो गया इरेगुलर, और क्लिनिकली हो गया बैरल शेप चेस्ट, और क्या हो गया वो डेड है, वो डायफ्राम विल बी स्ट्रेटन, लास्ट वन हो गया पिंक पफर्स, और पिंक पफर्स के दूसरे नंबर क्या है? बिकॉज साइनस नहीं हो रहा है, एम्फाइसीमा में साइनस नहीं होता। फिर आते हैं अपन आस्थमा पे। आस्थमा के 3 फालतू चीज़ें क्या है? क्रोमोसोम नंबर 5, इंटरल्यूकिन 13 एंड आर्डन 33 जीन, मेटलोप्रोटीन्स, ओके, दैट्स आल्सो देयर। लास्टली बट नॉट लीस्ट YKL40 का एक्सेसिव ग्रोथ। स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी में मिलेगा 3C क्या क्या होगा? पहले लगा चार्कोलेडन बॉडीज, और हो गया क्या? क्रेओला बॉडीज, और क्या हो गया? चार्कोलेडन क्रिस्टल बेसिकली, क्रेओला बॉडीज, और क्या होगा? Kirschmann spiralis. Yeah, that's it. Hypersensitivity of the airway, and there is reversible bronchoconstriction and inflammation of the airways. Reversible bronchoconstriction and inflammation of the airways. Pathology में sputum microscopy में airway remodeling. That's it. I think we've done good, or at least we've tried to do good. On the home I have less energy, not in the college, right? एनर्जी ज़्यादा, घर में ज़्यादा, कॉलेज में तो AC में रहते, रूलर